बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इसराइल के हवाले से इमरान खान क्या खेल खेल रहे हैं और इसे सियासत में क्यों धकेल रहे हैं। असेंबलियों से इस्तीफे के हवाले से क्यों बड़ा यू टर्न मुतवक्किल है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से क्यों इमरान खान को धरने की इजाजत नहीं मिलेगी। इस हवाले से भी अहम मालूमात शेयर करूंगा। राना सनाउल्लाह ने तो तहलका खेज इंकशाफात कर दिए और अब वफाक इमरान खान और महमूद खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। जिस दिन से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है, इमरान खान की तेजी इनकी बौखलाहट की तरफ इशारा कर रही है। पहले न्यूट्रल की मिन्नतें की गई, किसी तरह हुकूमत बचवा दो, कभी मलिक रियाज के थ्रू रब्ता किया गया, फिर उसकी तरदीदें दिलवाई गई, उस्मान बुज़दार की कुर्बानी दे दी, लेकिन हुकूमत फिर भी नहीं बची। आइन से लेकर असेंबलियां तक हर चीज को दाव पे लगाने की कोशिश की गई। असेंबलियों से इस्तीफे दिए गए, जलसे जुलूस, गद्दारी, चोर डाकू लुटेरे, इनके फतवे लगाने के बाद फौरन ही लॉन्ग मार्च लेकर निकल पड़े। लेकिन जिस दिन से लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ है, ऐसा लगता है इमरान खान एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं और इनके पास अब ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। इनका गुस्सा इनकी नाकामी की दास्तान सुना रहा है और अभी तक वो लॉन्ग मार्च में किए गए गलत फैसलों पे सख्ते से नहीं निकले। वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी पुल के नीचे से गुजर चुका है। तहरीक इंसाफ का वोटर मायूस है, जबकि पार्लियामेंट में हुकूमत के लिए मैदान खाली करने की वजह से उनके डिप्रेशन में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। जबकि इमरान खान किसी भी हद तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उन्होंने इजराइल के मामले को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इमरान खान ने कहा कि जब हम हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था। अमरीका की जेर असल लॉबी मुस्लिम ममालिक से इस रियासत को तस्लीम करवाना चाहते थे। जब हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था। पैगाम भेजा गया कि अपने मुल्क का सोचें। पैगाम किस तरफ से आया ये भी नहीं बता सकता। अब इस बात का तो सबको पता है कि सऊदी अरेबिया पे इसराइल को तस्लीम करने का बहुत प्रेशर है और अगर सऊदी अरेबिया ये फैसला करता है तो पाकिस्तान को भी अपना रास्ता चुनना पड़ेगा, क्योंकि एक खबर कुछ अर्सा पहले सामने आई थी कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के इसराइल को तस्लीम करने के मुतालबात एक ही है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि फैसला इकट्ठा होगा। पहल सऊदीज करेंगे, उसके बाद सऊदी अरेबिया का सरसूख वाले ममालिक जो हैं उसकी तकलीद करेंगे। लेकिन अब वो कौन सी लॉबी है जो सऊदी अरेबिया को बाईपास करके इन पे प्रेशर डाल रही थी? तो इमरान खान ने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन वो मौजूदा हुकूमत मलबा डाल रहे हैं कि ये अब इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। नए आर्मी चीफ के तैनाती के हवाले से इमरान खान अब बिल्कुल मासूम बन गए। उन्होंने कहा कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक कभी नहीं सोचा, नहीं मालूम नया आर्मी चीफ कौन होगा। और अगर इस बात में हकीकत होती तो इमरान खान इस वक्त वज़ीर आज़म होते, क्योंकि इमरान खान को घर भेजने की एक बड़ी वजह यह थी कि इमरान खान को जिसने सहारा दिया हुआ था उन्होंने उसी के सर पे पांव रख कर आगे जाने की कोशिश की और इदारों को अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए एक घिनौना खेल खेला, जिसकी वजह से बादले नाखास्ता अपोजिशन को इस इंतहाई इक़दाम तक जाना पड़ा और सारे का सारा मलबा अपने सर पे डाल दिया। अब आसिफ जरदारी पहले ही अदम एतमाद की ताक लगाए बैठे थे और सही वक्त पे फैसलों ने सारी काया पलट दी। लेकिन इत्तेहादी हुकूमत के लिए इक़्तिदार की ये सेज महंगाई ने कांटों की सेज में तब्दील कर दी। अगर हुकूमत माजी करीब में इस हवाले से कोई काबिल ज़िक्र कारकर्दगी ना दिखा सकी तो ये इनके लिए सियासी खुदकुशी भी साबित हो सकती है। और तो और इमरान खान ने मलिक रियाज और आसिफ जरदारी की लीक फ़ोन कॉल गुफ्तगू से भी इज़हार लाताल्लुकी कर दिया। ज़ाहिर सी बात है, इसके अलावा वो क्या कह सकते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि धोखा और झूठ ज़्यादा देर नहीं छुप सकता और अब एक एक करके इनके झूठ से पर्दा उठने लगा। जो जो वक्त गुजर रहा है, इमरान खान धमकियों पर उतर रहे हैं। कभी सरकारी अफसरान को धमकियां, कभी इस्टेब्लिशमेंट को धमकियां, कभी अदालत को धमकियां, कभी सियासी मुखालफिन को धमकियां। लेकिन लगता ऐसे है कि अब कोई भी इमरान खान की धमकियों पे ज्यादा कान नहीं धर रहा। इत्तेहादी हुकूमत को मुद्दत पूरी करने को ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका और यही वजह है कि वो महंगाई और IMF से मुतल्लिक सियासी नुकसान से बालातर होकर फैसला कर रहे हैं और जल्द अज जल्द मईशत को पटरी पर डालने और मुल्क को मुआशी दिवालियापन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि इसको पता है कि अक्टूबर नवंबर गुजर गया तो इसकी साजिश नाकाम हो जाएगी। अदलिया से गुजारिश करती हूँ कि इसके इंतशारी सियासत का हिस्सा मत बने। इस वक्त हकीकत यह है कि लकड़हारे के बेटे कि वो शेर आया की शरारत के मुतरादिफ इमरान खान ने अपने बयानात से अपने आप को बहुत नुकसान पहुँचा लिया और अभी सिर्फ खोखले नारे महसूस होते हैं। जब खुद हुकूमत में था तो मुतालबा था कि रियासती इदारे हुकूमत की मदद करें, जब अपोजिशन में है तो अंपायर को न्यूट्रल होने का मशवरा दे रहे हैं, फिर अगले ही दिन उनको दोबारा जानिबदार होने का मशवरा दे रहे हैं। इमरान खान अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और तकरीर में ये दुहाइयां दे रहे हैं कि अगर इदारों ने हुकूमत के खिलाफ उन्हें सपोर्ट ना किया तो तारीख उनको कभी माफ नहीं करेगी। इमरान खान चाहते हैं कि अदालत उन्हें पुरअमन एहतजाज के नाम पर इस्लामाबाद बंद करने और हुकूमत के हाथ पांव बांधने और कारोबार जिंदगी रोकने का परमिट दे दे। अब कोई है
جو عمران خان سے پوچھے کہ آج سپریم کورٹ نے پرامن احتجاج اور دھرنے کی اجازت دے دی تو کل کو ہر کوئی اسلام آباد بند کر دے گا. پھر کس قانون کے تحت آپ تحریک لبیک کو روکیں گے؟ کس قانون کے تحت مولانا فضل الرحمان کو روکیں گے؟ کیا آپ ایک ملک میں دوہرا معیار چاہتے ہیں کہ آپ کو من مرضی کرنے کی اجازت ملے اور باقی سب پر انتشار پھیلانے کا الزام لگا کے ان کے پرامن احتجاج کا راستہ روک دیں؟ جب آپ کی حکومت تھی تو اس وقت آپ نے تحریک لبیک کے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ ایک مثال بنا کر قوم کو دے چکے ہیں. جس طرح ان کا راستہ روکا گیا آپ کا راستہ اس طرح کیوں نہ روکا جائے؟ جبکہ شاہ محمود قریشی سے ہونے والی ملاقات میں پرویز لائی نے مشورہ دیا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت ابھی کچھ روز کے لیے لانگ مارچ نہ کرے. اگر ضروری بھی ہو تو 1 ماہ کے بعد کی تاریخ دیں اور ساتھ میں یہ کہا کہ پارلیمنٹ حکومت کے خلاف آواز بلند کرنے کا جمہوری فورم ہے. اسے تحریک انصاف قومی اسمبلی سے استعفوں کے معاملے پہ نظر ثانی کرے. اس حوالے سے وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا کہ پی ٹی آئی اراکین استعفے کی تصدیق کریں تاکہ ضمنی الیکشن ہو. پی ٹی آئی ارکان منت ترلے کر رہے ہیں کہ ہمارا استعفے نہ قبول کرو. 2014 میں بھی استعفے کا ڈرامہ ہوا اور اب بھی ڈرامہ ہو رہا ہے. پی ٹی آئی اراکین پارلیمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ لاجز میں رہتے ہیں، تمام مراد حاصل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کارکنوں کے مسلح ہونے کے اعتراف کے بعد کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان 200% گولی چلانے کے ارادے سے آئے، کس بلڈنگ میں کتنے لوگ تھے تعین کر رہے ہیں. پی ٹی آئی والوں پہ مقدمہ درج ہونا چاہیے، سرگنا گرفتار ہونا چاہیے. تحریک انصاف سیاسی جماعت اور تمام سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد میں داخل ہوئی اور ان کے گینگ میں کرمنلز شامل تھے اور دیگر محکموں کے لوگوں کو بھی یہاں پہ لایا گیا، اور اس مجرمانہ سیاسی ایجنڈا جو قوم کو تقسیم کرنے اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے پر مشتمل ہے، یہ اس کے ساتھ وفاق پر حملہ آور ہوئے. اسلام آباد میں صرف چند ہزار لوگ اکٹھے ہوئے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان ثوابی سے مسلح افراد لے کر نکلے تھے. فسادی ٹولہ ملک میں انتشار اور افراتفری پھیلانا چاہ رہا تھا. پارلیمنٹ لاجز اور خیبر پختونخوا ہاؤس میں بھی مسلح افراد کو پناہ دی گئی. پی ٹی آئی کے مارچ کو جب اٹک ڈسٹرکٹ میاں والی اور اسلام آباد کی حدود پہ روکا گیا تو انہوں نے پولیس پہ فائرنگ کی اور مسلح انداز میں پولیس کو یرغمال بنایا. انہوں نے سپریم کورٹ سے جب موقع ملا تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ وہ جلسہ کریں گے، بلکہ انہوں نے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ ضرور ڈی چوک جائیں گے. اور ڈی چوک میں تحریک انصاف کے 3 سے 4 ہزار لوگ جمع ہو چکے تھے. ان سب کا تعلق ایک ہی صوبے سے تھا اور وہ ایک جتھے کا فرنٹ تھے، اور یہ لوگ 1-2 دن پہلے یہاں آ چکے تھے. ہم ایک ایک کا نام درج کر رہے ہیں. یہ لوگ پارلیمنٹ لاجز اور کے پی کے ہاؤس میں ٹھہرائے گئے. پارلیمنٹ لاجز ہے، پورے ملک سے اراکین مقیم ہیں. پی ٹی آئی نے مسلح لوگوں کو یہاں ٹھہرا کے بہت بڑی غلطی کی، اور اس حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وفاقی حکومت محمود خان کے بیان اور عمران خان کے اعتراف کے بعد ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے جا رہی ہے. سیاسی صورتحال پر ہر روز میری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے. آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو بغیر تاخیر ملتی رہیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.